नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 10th का हिंदी पार्ट 2 20 के दांत पढ़ेंगे। और 20 के दांत का जो लेखक हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा है, जैसा कि आप लोग पहले भी बताए थे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, 20 के दांत का जो 20 के दांत जो है एक कहानी है। क्या है? कहानी। ऐसे पूछता ऑब्जेक्टिव में कि 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत क्या है? कहानी है। बहुत सारा उसमें देता है, ललित रचना है, क्या है, तो ये समझ जाइएगा, निबंध है, ये कहानी है। क्या है? तो 20 के दांत एक कहानी है। इनका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे लेखक परिचय से जो मुख्य पॉइंट है जो पूछा जाता है परीक्षा में। ऐसे तो इसका डिटेल बहुत रहता है। देखिए, इनका जो लेखक का जन्म जो था, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था बदरघाट पटना। बदरघाट पटना आप लोग जानते होंगे, गए होंगे भी, है ना। तो बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। इनका माता रत्नावली शर्मा था और इनका पिता पंडित रामावतार शर्मा था। माता रत्नावली शर्मा, पिता पंडित रामावतार शर्मा, यानी सब ये जो भी थे शर्मा जी थे। और मृत्यु इनका हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ठीक है। और इनका जो भी था परिचय मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो बताएं। बाकी देखिए, इनका जो कहानी में मुख्य रूप से जो ये लिखे हैं 20 के दांत, तो 20 के दांत का समझ ही रहे हैं, अर्थ बहुत बड़ा होता है। 20 के दांत, बहुत सारे जीव जंतु विषैले होते हैं, है ना। तो विषैले होते हैं, तो विषैला जीव जंतु कहाँ होते हैं? तो नली में होते हैं। ट्रिक्स भी बताए थे कि नली में होते हैं 20 जितना विषैला पदार्थ, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं, है ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत लिखने का मतलब एक कहानी है, जरूर नहीं कि 20 के दांत ही है। ठीक है, समझिएगा। देखिए, कहते हैं तो 20 के दांत के जो कहानी की बात करेंगे। अब कहानी हम लोग अच्छा से थोड़ा सा शुरू ढंग से पढ़ेंगे। कहता, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। काली चमकती हुई स्ट्रीम डंग इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। मतलब इतना अच्छा सजाया हुआ उनका कार था, मतलब कि एकदम चमकीला, कि लगता था जैसे कोयल कितना सुंदर दिखता है, रहता है घोंसला कब उड़ जाए, कब वो बोल पड़े, है ना। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। कितना हजार में? 7,500 में आई है। 7,500 में जो भी है लिए थे। काला रंग था, चमक ऐसी उनका मुंह दिख जाए, तो मुंह भी देख लेते। इतना अच्छा चमक था कि मुंह भी देख लेते, क्योंकि वो अपना कार को कहीं पर भी एक धब्बा भी दिख जाता था तो क्लीनर और सोफर की सामत की समझो। मेम साहब को सख्त ताकीद है, जो खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। यानी उनको बोला गया था कि भाई खोखा जो है गाड़ी के आसपास न रहे, है ना। अब देखिए, लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, पांचों ठहरे सो भी लड़कियां, और तमीज को तो जीती जागती मूरत ही है। देखिए, वो लड़की, उनका 5 लड़की थी, उनका 5 लड़की के इतना मतलब अच्छा सिखाया गया था संस्कार, वो कहीं जाती थी भी ना, तो लोग अगल बगल के लोग कहते थे नहीं, उनका लड़की से कुछ सीखो। उनका लड़की जो है इतना अच्छा स्वभाव का है, जिससे उनका 5 लड़की का भी नाम था। देखिए, सेन साहब का 5 पुत्री कौन कौन थे? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 लड़की थी, मानो एक माटी के मूर्त थी। इतना सुंदर, इतना अच्छा स्वभाव का था। कभी वो हंसती थी ना, तो लोग हंसता है तो ठहाका मार के हंसने लगता, वैसा कोई ठहाका ना मारती थी। लोग बेचारे में तो अच्छा मुस्कान से, कैसे कहते हैं, अच्छा मुस्कान से वो लोग हंसती थी, है ना। इस प्रकार से उसका काफी तारीफ होता था। वो कहती है कि वे कभी किसी को चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। वो कोई चीज तोड़ती फोड़ती नहीं थी, सिर्फ खेलती है, दौड़ती भी है तो शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। उनको सिखाया गया कि देखिए, अगर आप अच्छा से रहते हैं, आधा घंटा शाम को खेलते हैं, तो आपको सेहत बहुत अच्छा रहेगा।
इससे आप लोग भी जो टाइम बर्बाद करते हैं इधर उधर न बर्बाद करके आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो बेहतर होगा। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप कहाँ से अच्छा कर पाइएगा। तो इधर उधर ज्यादा न खेले कूदे, थोड़ा बहुत आधा घंटा खेलिए कूदिए, बाकी पढ़िए, परीक्षा का समय है ना। तो ये सब बातें उनको सिखाया गया था। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती थी कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उसके कुछ सिखाना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर खिलकारी मारते हुए किसी ने न सुना था। मतलब वो हंसती भी थी तो वो अपना अच्छा मुस्कान से मतलब खिलखिलाकर हंसना कोई भी नहीं सुना था उसका अगल बगल के लोग, है ना। देखिए कहा जाता है सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों को सींचकर कहते हैं, ये देखो वो रस्क के साथ सेन साहब के जो सेन साहब से मुलाकात होता है, रस्क कहता है ये जो बच्चा है एक तुम लोग हो कि मिसेस सेन की लड़की, मतलब बताता है उदाहरण लेके कि मिसेस सेन की लड़कियां बहुत अच्छा नहीं शरारती करती है, तुम लोग है कि एकदम शरारती बहुत ज्यादा करती है ना। ये फूल को गमला, उन लोग जो है फूल के गमला की तरह है ना। तो वो तुम लोग उसके मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता, मतलब तुम लोग के मारे घर में कुछ अच्छा चीज भी नहीं रह सकता, तुम लोग तोड़ फोड़ देगी, लेकिन उसका बेटी जो है बहुत अच्छा नहीं तोड़ती है ना फोड़ती है ना, ये बता रहे हैं। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, वो मोटर के चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। देखो उसका जो गाड़ी का जो मेन खतरा था बेटी से नहीं था, उसका बेटा से था, खोखा से। खोखा सबसे छोटा लड़का है, खोखा नाजिम बुढ़ापे की आंखों का तारा, समझिए वो एक इकलौता पुत्र है और उनका आंखों का तारा है सेन साहब के, है ना। वो बुढ़ापे में कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो। सेन साहब के सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने के बाद छोड़िए, सेन साहब के तुम बूढ़ा लगे कि वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते थे, है ना। वो अपने आप को एकदम जवान मानते थे, नहीं हम अभी तक जिस तरह से गाड़ी को भी देखते हैं ना चमकीले एकदम स्वभाव में रखते थे, ठीक है। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव को जाकर हुआ था और उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों को भी अपवाद हो। इस तरह मोटर के कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था, है ना। यानी खोखो से ही डर था कि जब भी गाड़ी तोड़ फोड़ कर सकता है तो खोखा, इसके अलावा कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता था। बात ऐसी थी कि ये जो उसको 5 लड़की जो थी हम बताए थे, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, उनके लिए घर के अलग नियम थे और उसका शिक्षा अलग था। देखो बाबू, बेटी के लिए शिक्षा अलग था। बेटी के लोग अभी भी उतना कोई मानता है नहीं मानता है। जहां पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, बेटा कहाँ भाई तो प्राइवेट स्कूल में लिखाएगा, बेटा को इंजीनियर बनाएगा तो ये करेगा, है ना। लेकिन बेटी के उतना कोई नहीं पढ़ा था, तो ये भी बेचारा बेटी के लिए अलग शिक्षा दीक्षा था, उतना मान नहीं था, सम्मान नहीं था। लेकिन बेटा को तो वो इंजीनियर बनाना चाहता था। बेटा का कहता था कि हमारे कोई अभी से 5 साल के बेटा है, अभी कौन मतलब कि बहुत लोग कहता था कि 5 साल के बेटा हो गया भाई इसको एडमिशन करा दीजिए कोई अच्छा स्कूल में। तो कहता था नहीं, हम स्कूल में नहीं लिखवा के इसे हम कोई बड़ी को मतलब कि जो तोड़ने फोड़ने का जो होता है ना हाथ का कला वो सिखा देंगे, अभी से इंजीनियर इसको बनाना शुरू कर देंगे, है ना। कौन सोच रहा था? सेन साहब सोच रहे थे। तो इस प्रकार से इंजीनियर होना है, अभी भी इसके साथ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसे दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा का दुर्लक्षित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते थे तो भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते और बातचीत के लिए विषय के लिए स्वभाव होने की चर्चा निकल पड़ती थी। इससे लड़का क्या करेगा, तो वो हमेशा मतलब कि उनके मतलब जो भी दोस्त यार आते थे तो बैठते थे कि भाई आपका बेटा क्या करेगा, तो कहते थे मेरा बेटा तो भाई इंजीनियर बनेगा, है ना। हाँ इंजीनियर पढ़ाएगा, लेकिन उसको बोला कि आजकल जो भी पढ़ाई लिखाई है ये सब फिजूल है, हमारा बेटा बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनना चाहता है। अब देखिए ना सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो गया है, लोग कहते हैं इसे किंडरगार्टन स्कूल में, कौन किंडरगार्टन स्कूल में मतलब एडमिशन करा दीजिए। लेकिन
वो मैंने अभी तक इंतजाम किया है कि कारखाने के बड़ी मिस्त्री को एक दो घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चा का अंगुलियां अभी से औजारों के लिए क्या होगा, वाकिफ हो जाएगी। और हिंदुस्तानी लोग यही तो नहीं समझ, मतलब वो कहते हैं कि अभी से अगर आ जाता मिस्त्री तो उसको ठोक करके क्या बनाता, उसको अभी से इंजीनियर बना देता है ना। लेकिन यहाँ के लोग तो डायरेक्ट कहते हैं कि स्कूल में एडमिशन कराइए, यहाँ के लोग नहीं समझते, ऐसा थोड़ा है ना। एक दिन की बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त गपशप कर रहे थे। उससे एक साहब साधारण हैसियत से अखबार, बेचारा जो अखबार निवास थे, वो अखबार में तो न्यूज जो देते हैं ना, वो थे। वे सेनों से दूर रिश्तेदार भी होते थे, वो मतलब कि बहुत पहले से उनका रिश्तेदार भी था। तो वो बेचारा बैठे साथ साथ जो वो न्यूज अखबार वाला जो थे व्यक्ति, वो एक उसका छोटा बेटा भी आया था उसके साथ में, है ना। उसका बेटा शांत स्वभाव के था, बहुत ही समझदार था, वो बैठा हुआ था। लेकिन उधर खोखा तो जानवे करता, पूरा खाली खोखे के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं हमारा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा, आपका बेटा क्या करेगा, मतलब वो बता रहे थे। तो बोले कि मेरा बेटा तो भाई इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन मेरा बेटा जो है ना अच्छा, मतलब इसका जो भी बनने का काम होगा पूर्ण आजादी से रहेगा, ये जेंटलमैन जरूर बनेगा, वो अखबार वाला बोल रहा था। और इतने में सेन साहब का उत्तर शिष्ट, मतलब जो ही व्यंग होकर ऐठ कर रह गए, मतलब कि वो बोले कि अच्छा आदमी बनेगा, तो वो थोड़ा सा ऐठ कर रह गए। वो अपने आप को काफी गर्वान्वित महसूस करते थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, है ना। खाली वो बोलते नहीं थकते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा, मतलब इतना उनको माइंड में सेट हो गया था। अरे वो इतना छोटा बेटा था, आंखों के तारा ये था, दुलार प्यार बहुत था। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे और मित्रों के साथ भी जाने का इच्छा प्रकट करते हैं और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब के सोफर एक औरत से उलझ रहा था और औरत के पास 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर को और झपटता। देखिए इतने में थोड़ा सा शोरगुल का आवाज आया। शोरगुल का आवाज क्या आया कि बाहर में जो गाड़ी था ना, गाड़ी के नजदीक से, है ना, जो सोफर था एक झटका मार रहा था, मतलब लड़ रहा था। एक 5-6 साल का बच्चा था, है ना। तो 5-6 साल का जो बच्चा था उससे लड़ रहा था, और बच्चा मतलब कि बहुत थोड़ा सटा उसमें और कह दिया कि दाग लगा दिया, गंदा लगा दिया। वही चलते ड्राइवर क्या किया कि टेल दिया उसको, और उसको टेल दिया तो उसको बेचारा के छिला गया, तो खून बहे लगा। लेकिन वो बेचारा क्या करे, जैसी वो आए सेन साहब, तो सेन साहब आए तो बताए कि बोले कि क्या बात है भाई। तो उसका मदन, सेन साहब जो लड़का का नाम था मदन नाम था, 5-6 साल का बच्चा था। उसका माताजी जब सेन साहब को देखे कि गुस्सा में है, तो बेचारी डर से कुछ नहीं बोली, सहमा सा रह गई। और नहीं बोलते हुए फिर सोफर को क्या किया गया, सोफर फिर वहां से गया, औरत सामने गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो कहने लगा जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया और इस पर मुझको मारने दौड़ा। तो अब उसकी माँ भी आकर खामख्या मुझसे उलझ रही है। वो तो बताया, वही बोला तो मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बेचारी डर से कुछ नहीं कही। सेन साहब के बड़े संयम की कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को घर ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चों की बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई बेचारी चली गई। ड्राइवर शायद धकेल दिया था, इसीलिए उसका मतलब गिर गया था, वो बेचारी खून पोंछ दी उसका। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे ने सेन साहब को ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खट खट का आवाज सुनकर सेन साहब लपके और सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां से उतरकर, तो देखिए जब वो क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर था किसको, मदन को क्या कर दिया था, टेल दिया था। तो बेचारा को जो भी था घुटना वगैरह छिला गया था। तो उसका माता जी जो थी पोंछते हुए बेचारी ले गई घर पे, और ले जाने के बाद वहां पे जो मदन जो थे
बेचारा जो भी था अपना घर चले गया। लेकिन इतने बाद उधर से फिर से खटखट का आवाज आया। जब खटखट का आवाज आया, फिर सीढ़ी से सब उतर कर जब जाता है उधर, तो देखता है कि उसका जो बेटा है, बेटा क्या नाम था, कासू। कासू क्या करता है कि पीछे वाला जो लाल वाला जो लाइट होता है ना, वो क्या करता है, गेंद से तोड़ देता है। वो गेंद से जब तोड़ देता है तो तोड़ने के बाद उसको देखता वहां कह रहे ये तो भाई पीछे तोड़ दिया। लेकिन सबको क्या कहता है, नहीं ये तो मेरा बेटा क्या था भाई, तो बेटा ये हमारा क्या था, तो ये सीखना चाहता ना, इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए तोड़ फोड़ करके ये लाइट लगाना चाहता है, इसमें नया लाइट जोड़ना चाहता है, अच्छा चीज सीखना चाहता है ना, बता रहा था। फिर वो देखा कि सुफर को भेजा, तो बोला कि चलो भाई ये तो कासू का शरारती, बहुत शरारती हो गया है। सेन साहब बोले लगे। इतने में कहते हुए फिर वो उनके साथी जो थे सब निकल पड़े वहां से, उनका गाड़ी एक साथी का था, वो साथ में चले गए। फिर इसके बाद फिर जब ड्राइवर जो सुफर थे फिर देखा कि अगला चक्का उसका बैठा हुआ है, तो अगला चक्का बैठा हुआ है, तो भाई बोला कि लगता है कि ये कासू किया होगा। तो वो भी देखेगी, फिर देखे पिछला चक्का, तो पिछला चक्का भी उसमें से भी हवा कम था, है ना, तो पिछला चक्का भी देखे कि भाई निकाला हुआ है, तो वो भी देखे, तो बोले कि चलिए ये सब कासू को शरारती है। तो इस प्रकार से कासू को मतलब अति किया गया। लेकिन एक दिन के बाद था कि जो मदन था अपना गली मोहल्ला में लट्टू नचा रहा था। तो लट्टू नचा रहा था, तो उसमें लट्टू नचाने वक्त ये भी उस रास्ते से गुजर रहा था, तो वो देखा कि यहाँ तो भाई लट्टू खेल रहे हैं, है ना। जब लट्टू खेल रहा था तो उसको देखा कि चलो हम भी चलते हैं खेलने। तो वहां गया, तो मदन को बोला कि हमको भी लट्टू खेलना, हमको भी खेलने दो। तो मदन बोला कि नहीं सर, हम खेलने नहीं देंगे। वो क्या किया कि जबरदस्ती उसको तो भाई पहले से ही झटका, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करता था तो बहन पर भी हाथ चला देता था। छोटा बच्चा था, ज्यादा दुला रखेगी तो सब बहन पर भी हाथ चला देगा, भाई पर भी हाथ चला देगा, तो उसका भी वही आदत था, एक को लेकिन होता है वैसे बदमाश, ठीक है। तो वो क्या किया कि जाके मदन नहीं खेलने दिया तो उस पर हाथ चला दिया। और हाथ चला दिया तो क्या हुआ, जैसा ही हाथ चलाया तो जो थी था उसका मतलब कि जो मदन था वो कहा किया कि वो अपना मोहल्ला में नाराज करेगा। वो कहा कि दूसरा के मोहल्ला में गया, मारा 2 फैट से होकर, एक ही फैट में 2 दांत साफ, और 2 दांत साफ। तो वहां से क्या हुआ, तो कासू निकल दिया, धीरे धीरे आया तो देखा कि वो आंखों के तारा है ये था। सेन साहब पूरा गुस्सा से आंख बाबूला मदन को बुलाया, मदन को नहीं, मदन के पिताजी गिरधर लाल को बुलाए। तो वहां पे उनका किरानी थे और उनका फैक्ट्री में काम करते थे। वो बेचारा उन्हीं के जो आउट हाउस थे उसी में रहते थे, है ना, उन्हीं के आउट हाउस में रहते थे। तो बुलाया गया कि हे भाई तुम्हारा जो बेटा है बहुत गलत काम किया है, तुम्हारा बेटा को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा बेटा आगे चलकर ऐसा ही बच्चा चोर गुंडे ममाली डाकू बनते हैं, है ना। तो वो पूरा डांट रहे थे। बेचारा गिरधर लाल वो एकदम चुपचाप साइलेंट मोड में क्या करे, मूड़ी झुकाए हुए लग रहा है कि कोई खूनी अपराध करके उसको दंडित दे रहा हो, जज अपना जजमेंट कर रहा है। उस प्रकार से बेचारा जो सेन साहब थे पूरा डांट रहे थे। अपना उनका जो स्पीच था खत्म नहीं हो रहा था, डांटे जा रहे थे। वो बेचारा डर से कुछ नहीं बोले। वो आए घर पे आए तो बेचारा जो मदन जो था डर से वो दिन भर घर पे नहीं आया, इधर उधर घूमते फिरते रहा। बेचारा भूखे प्यासे 9-10 बजे रात 9 बजे तक रात तक उधरे रह गया। आया सब देखा कि सब सन्नाटा सा छा गया है, घर में कोई नहीं है। वो बेचारा आया, चुपके से आया और रसोई घर में घुस जाता है। और रसोई घर में जैसी घुसता है और घुस से देखा कि माँ नहीं थी वहां पर, माँ नहीं थी। दूसरा रूम में आवाज आ रहा था बोलने का माता पिता का। वो बेचारा भर पेट जाके काके पहले खाना खा लिया, वहां से ले जाके खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद उसको एकदम मन लगता है कि चलो अब तो कुछ तैयो डरल बेचारा सुने जाता है कि मम्मी पापा क्या बतिया रहे हैं। सुनता था, आवाज उतना आ रहा था लेकिन उतना भी आवाज नहीं आ रहा था। उसका माता जी पूछ रही थी कि बोलिए ना क्या हुआ। बोला छोड़ो क्या हुआ। वहां से हम लोग के बोला कि घर खाली कर दो, मदन तुम्हारा बेटा ऐसे काम किया वैसे, इसीलिए मतलब वो बात कर रहे थे। फिर इतने में जब वो बेचारा सुन के जब जा रहा था तो अंधेरा तो है था उसका रूम, अंधेरा था। लोटवा में पैरवा गया, टच हुआ तो बेचारा ढंढन आवाज नहीं आएगा। तो आवाज आया तो इतने में सब बाहर निकला दौड़ के। उसमें मम्मी पापा दोनों,
है ना। कौन? मदन के माँ और गिरधर लाल दोनों आए बाहर, तो देखे कि अरे ये तो भाई मदन है। तो बोला, तो वही दम बेचारा अब डर से क्या करे, तो ऐसे मुड़ी झुका के कहा आज हमको तो मारेंगे, बहुत मार, पहले से ज्यादा गलती किए। ऐसे मुड़ी करके बेचारा दम बैठा, लेकिन चलो भाई मारेंगे तो मारेंगे, मैं पूरा छाती बांध के कि अब तो भाई पिटेबे करेंगे, है ना। अब बेचारा के क्या करे, भाग फिर यहाँ से उस बाबू जी जो गिरधर लाल थे यहाँ से गए जाकर धीरे से हम जब उसकी ओर बढ़े, और बढ़ने के बाद उसको काकी गोदी ले लिए। गोदी लेके वो बेचारा देखते रह गया, कौन? मदन, कि बाप रे बाप गोदी ले रही। ऐसा तो पहले हमको प्यार जब करते थे, छोटा बच्चा में तो इतना गोदी नहीं ली थी, हमको याद नहीं है कि कभी हमको प्यार किए थे। उस समय प्यार से हमको इतना बड़ा गोदी लिए हैं। बोला कि बेटा तुम आज जो काम किया है ना, ये कभी हम नहीं किए थे, तुम बहुत अच्छा काम किया, और इसके लिए बहुत मतलब कि वो बहुत हंसे, हा 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 करके खूब हंसे। और फिर इस प्रकार से इस कहानी का एंड होता है। मतलब ये कहानी का बहुत अच्छा रिमांड था। इसको देखिए एक बार परिचय में रिमाइंड कर लीजिए कि लेखक के जानवे करते हैं ननील बिलोचन शर्मा, जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, स्थान बदरघाट पटना, माता रत्नावली, पंडित इसका पिता पंडित रावत, और मृत्यु 12 सितंबर 1961। इनका सेंस है 5 पुत्रियां, रीमा, रजनी, आलो और सफारी आरती। बेटा जो खोखा था उसका कासू नाम था, ड्राइवर सोफर, किरानी जो गिरधर लाल थे उसका मदन बेटा था। इस प्रकार से आपको याद रखें मुख्य मुख्य पॉइंट को, आपको परीक्षा में आने वाली बहुत ही उपयोगी होगा। इस प्रकार से इसको देखिए।